साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट से जुड़ते जाएं और कमेंट करते जाएं कि कौन कौन यहाँ पर है मेरे साथ, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊँ। जितनी जल्दी आप ये काम करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मेंस बैच का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने पहले चैप्टर वाइज चीज़ों को समझा था। उसके बाद अब ये मिक्स प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर 30 प्रश्न कर रहे होते हैं। तो भाई क्या चक्कर है, आज आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं? कोई ग्लिच है क्या टेक्निकल? कुछ लोग भी कम ही जुड़े दिख रहे हैं। हाँ, अब रफ्तार बढ़ी है, लगता है नोटिफिकेशन अब पहुंचा है आप लोगों के पास। चलिए जुड़ते हैं और कमेंट करते जाएं, जुड़ते जाएं, कमेंट करते जाएं। फिर स्टार्ट करूंगा मैं अपने सेशन को। लक्ष्मी देवी जी, हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी। सर आप क्या पढ़ाते हो? अच्छा, आपको भी तो यही नहीं मालूम मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। नहीं नहीं, पतंग हमारे यहाँ नहीं उड़ाई जाती हैं भाई। चलिए पहला ही सवाल देखेंगे। तो ये आपका किससे आया है? सवाल आया है आपका पजल से। एक बार इंग्लिश देख लीजिए फिर लौट कर हिंदी में आते हैं। कहता है 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई एंड 4 गर्ल्स पी क्यू आर एंड एस हैव टू फॉर्म आर टीम ऑफ 5 मेंबर्स विच हैव द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। ये हैं आपके रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़े तो कह रहा है 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई और 4 लड़कियां हैं पी क्यू आर और 5 लिख गया, इसे एस कर लो, ऐसे ही एस में से 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है जिसके निम्नलिखित प्रतिबंध है। लास्ट में कह रहा है यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है तथा टीम का एक सदस्य डी है तो डी के अतिरिक्त टीम के अन्य सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? तो भाई डी तो एक सदस्य है ना, तो डी को आप सबके आगे लिख दीजिए। नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। डी पहले से फिक्स कर दिया, एक सदस्य डी है, तो डी के अतिरिक्त और कितने सदस्य चाहिए होंगे? तो मैंने आपसे कहा एस आर टी लगाइए, आंसर पाइए। एस आर टी मतलब ऑप्शन से खत्म करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे उसने कहा ए को एस के साथ रहना है, तो देखना जरा क्या ए एस के साथ रह रहा है? हाँ। क्या एस के साथ ए है? नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन गया काम से। पी आर के साथ नहीं रखा जा सकता, तो सर पी आर के साथ नहीं है, पी आर के साथ नहीं है, पी आर के साथ नहीं है। डी और क्यू साथ साथ नहीं रह सकते, तो आप नोटिस करिए यहां पर डी और क्यू साथ साथ आ रहे हैं। नोटिस करिए यहाँ भी डी और क्यू साथ साथ आ रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। उम्मीद है समझ में आ गई बात सभी की। कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? ठीक है। असलम मोहम्मद कह रहे हैं सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा ये कमेंट पढ़ लिया तुम्हारा, हो सकता है पिछला पढ़ा ही ना हो मैंने। अगला सवाल आकृति की पूर्ति से है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। आपको बताना है ये खाली स्थान जो है ना, ये जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये जानने के लिए आप पूरे पैटर्न को नोटिस करिए। तो ये लाइन ऐसे जा रही है तो आर पार जानी ही चाहिए। ये बक्सा बन रहा है तो ये बक्सा ऐसे करके बनना ही चाहिए। अब काले रंग को नोटिस करो, देखो इस बॉक्स में, छोटे बॉक्स में देखें तो ये राइट हैंड साइड पे था। इस छोटे बॉक्स में देखें या ऐसे देखो, काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, काला। यहां पर काला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां पर ऐसे काला आना चाहिए। तो ऐसा आपको देखो इसी में दिख रहा है पहले विकल्प में। इसमें तो है ही नहीं, इसमें ऊपर है लेकिन बक्सा नहीं बना है, इसमें नीचे है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ पाए ना? चलिए
अगला सवाल देखेंगे, कथन एवं पूर्व धारणा या पूर्वानुमान कुछ भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कहता है? कहता है शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं, एजुकेशन एंड वेल्थ लीड टू प्रोग्रेस। ठीक है, पढ़ लिया हमने। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? पहला है, यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। तो उसने कहा ना कि शिक्षा और धन ले जाते हैं तो धन प्रगति की ओर ले जाएगा, यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। सही है, ये पूर्वानुमान निकाला जा सकता है ऊपर से डायरेक्टली। अगले में क्या कह रहा है कि शिक्षित लोग धनी होते हैं। भाई एक बात बताओ, शिक्षा से प्रगति हो सकती है, धनवान नहीं कहा उसने, शिक्षा से क्या हो सकती है? प्रगति। आप उल्टा कह रहे हो, शिक्षित लोग धनी होते हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया ना ऊपर, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, केवल पहला ही मान्य है, इसलिए पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताइए कौन से चैप्टर का सवाल है? आप कहेंगे सर ये है सिलोगिज्म का सवाल। कहता है सभी अंगूर हरे हैं। सभी अंगूर क्या हैं? हरे। तो सभी अंगूर को हरे बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे सर, सभी अंगूर हरे हो गए। ठीक है, कह रहा है कुछ हरे सख्त है, तो कुछ हरे को सख्त बनाना है तो सख्त ऐसे बनेगा, कुछ हरे सख्त हो गए। अब निष्कर्ष पढ़ें तो कहता है कुछ हरे अंगूर हैं। देखो बताओ, क्या कुछ हरे अंगूर हैं? हाँ सर, रिलेशन बाहर से अंदर आ रहा है, कुछ में सही होता है तो ये सही है। कह रहा है कुछ सख्त अंगूर हैं। क्या कुछ सख्त अंगूर से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कह रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं है। बेटा स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, ये देखो आप, पूरा पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव निकाला नहीं जाएगा। बट हमने क्या देखा? ये कह रहा है कुछ सख्त अंगूर है और ये कह रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं है। अच्छा, जब कुछ सख्त अंगूर है तो हम अंगूर को आगे लाकर और सख्त को पीछे ले जाकर भी पढ़ सकते हैं ना। हम ये कह सकते हैं ना कुछ अंगूर सख्त है, पढ़ सकते हैं ना। तो अंगूर यहाँ आ सकता है और अंगूर यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, कुछ प्लस कोई नहीं का पेयर बनेगा और दोनों गलत हो जाएंगे। दैट मीन्स इनमें या तो का केस बनेगा, या तो को इंग्लिश में आइदर और कहते हैं। तो सेकंड थर्ड में आइदर और है और फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड में आइदर और है। ये रहा फर्स्ट तथा सेकंड या थर्ड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देखेंगे। पासे का सवाल देख पा रहे हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। घन मतलब वही क्यूब, मतलब पासा, पासे की बात कर रहा है। इस प्रकार निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर है? तो आप जानते हैं खुले पासे में हर ऑल्टरनेटिव लेयर एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे ई के विपरीत क्या होगा? इसे छोड़ दो, ई के विपरीत ए होगा, बी के विपरीत सी होगा, बच गए एफ और डी, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो ई के विपरीत ए हमें तो नहीं दिख रहा सर, बी के विपरीत सी हमें तो नहीं दिख रहा, एफ के विपरीत डी हमें दिख रहा है, तो विपरीत फलक ये रहा, ऑप्शन बी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कहता है 6 व्यक्ति हैं एस ओ के यू टी और ए, एक वृत्ताकार मेज के चतुर्विध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप ऐसा करिए, एक वृत्ताकार मेज बना लीजिए पहले, जैसे कि ये बना दी। क्योंकि ये 6 व्यक्ति बताए गए हैं तो आप 6 व्यक्ति ऐसे बिठा दीजिए, 2 4 6 ऐसे करके। अब पढ़ लेते हैं सवाल को। कहाँ देख रहे हैं? ये सभी केंद्र की तरफ। कहता है एस ए के दाएं दूसरा बैठा है। जैसे ये ए है, उसका दायां मीन्स राइट, 1 2, दूसरे नंबर पर बैठेगा कौन? एस। केवल एक व्यक्ति ओ और यू के बीच में है। अभी छोड़ दो इस बात को, वैसे तो बन जाएगा। ओ और यू के बीच में एक नहीं, अभी नहीं बनेगा। टी के सन्निकट दाएं हैं। फिर कह रहा है केवल 2 व्यक्ति ओ और ए के बीच में है। अब देखो
ओ यहां होना चाहिए, ए तो है ही यहाँ, ओ और ए के बीच दो व्यक्ति यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे पढ़ो, केवल एक व्यक्ति ओ और यू के बीच में है, तो ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति ऐसे आ सकता है, ओ और यू के बीच में एक व्यक्ति ऐसे भी आ सकता है ना। अच्छा, एक पॉइंट और छोड़ा था ना, क्या था वो, टी के सन्निकट दाएं हैं। अब एक बात बताओ, जैसे ये के हो ये, तो टी उसके दाएं इधर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो बस यही फाइनल है, यू यहां पर फाइनल होगा। कह रहा है के बाएं तीसरा कौन है, के बाएं 1 2 3, तीसरा है यू, ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। ये बेटा किस एग्जाम के लिए चल रहा है, इस एग्जाम के लिए चल रहा है, देखो इस वाले एग्जाम के लिए चल रहा है, ठीक है। अंजू कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, शुरुआत से कहाँ से क्लास लें, प्लीज सर हेल्प मी। बेटा देखो, आप इस एप्लीकेशन पे हो तो आपने कोई बैच परचेज किया होगा, आप वहां से क्लास लो, ठीक है। ये तो जो मैं करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस है, वो भी उन बच्चों के लिए जो प्री क्वालिफाई करके आए, मतलब उनके लिए जिन्हें सब कुछ आता है, तो इसमें तो आप फंस सकते हो। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी, आपने जो बैच परचेज किया है पहले उसमें पढ़ कर आए। सर मैंने विनायक बैच लिया था, अब प्रज्ञान बैच दिखा रहा है, तो क्या फ्री में प्रज्ञान मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। तो चलो भाई, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है। सबसे लास्ट लाइन पढ़ी, सबसे ज्यादा लंबा कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति चाहिए तो SRT लगाएंगे, सबसे छोटा चाहिए हो तो भी लगाएंगे, तो लगाइए भाई, सबसे लंबा व्यक्ति चाहिए, ध्यान रखना। श्रीनी अनलू से लंबा है तो अनलू छोटा है, अनलू है क्या ऑप्शन में? नहीं, होता तो मैं हटा देता। और रघु चंद्र से लंबा है तो चंद्र छोटा है, छोटा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, चंद्र को हटा दीजिए। रघु चंद्र से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, कौन? रघु, तो रघु को भी हटा दीजिए, वृंदा से छोटा है इसलिए। इसी तरह श्रीनी चंद्र से छोटा है, श्रीनी छोटा है तो श्रीनी को भी हटा दीजिए। तो सबसे लंबा कौन है? वृंदा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, है ना। दैट इज द पावर ऑफ SRT, ऑप्शन से प्रश्न को खत्म करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, कौन से चैप्टर का है बेटा जी? पचा ना करिए। सर RRB ग्रुप डी का बैच कब से शुरू होगा बेटा? कौन सा वाला बैच की बात कर रहे हो आप? हैं? नमस्ते जी, आसाम से। PQRS TU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। बेटा ये पजल का प्रश्न कहा जाता है, ठीक है, पजल का। जैसे उसने कहा कि इनकी परीक्षा होनी है, वो भी सोमवार से शुरू होंगी, रविवार को खत्म। सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। संडे को ही तो समाप्त होनी है। आइए देख लेते हैं इनकी किसकी परीक्षा कौन से दिन होनी है ना, यही पता भी करना है हमको। ये लीजिएगा, ऐसे करके बनाते हैं इसको। अब सवाल पढ़िए, कहता है आर की परीक्षा यू की परीक्षा से ठीक पहले, अलग से लिख लो, आर की परीक्षा यू की परीक्षा से ठीक पहले, अलग से लिख लो। कह रहा है 5 के बाद, 5 नहीं होगा, ये एस होगा, ये एस। एस के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि एस यहां होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा 1 और 2 की हो जाएगी। पी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, पी की जो परीक्षा है वो टी की परीक्षा के ठीक बाद है। क्यू की परीक्षा डैश, यहां कुछ गायब है भाई, क्यू हैज हिज एग्जाम जस्ट आफ्टर वीज एग्जाम, क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा के ठीक बाद है, क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा के ठीक बाद आ गई। यू की परीक्षा रविवार को है, तो यू रविवार में आना है, ये पक्का है। तो यू से पहले आर आना है, ये भी पक्का है, हटा दें इसको। आगे पढ़िए, वी की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद है, वी की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद आ गई।
अब ये तीन लगातार आने पी वी क्यू, तो पी वी क्यू आ जाए तो यहाँ टी आ जाएगा, या यहाँ पी वी क्यू आ जाए तो यहाँ टी आ जाएगा। अब उसने यही पूछा टी की परीक्षा किस दिन है, कहाँ पर कुछ रुक रहा है, रह रहा है क्या? आर की परीक्षा यू की परीक्षा के बाद ठीक पहले, एस के बाद केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा, ठीक है, पी की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद, क्यू की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक बाद, यू की परीक्षा रविवार को, वी की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद, वी पी के अच्छा पी यहाँ भी था, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पी से ऊपर टी था तो पी से ऊपर टी यहाँ आ जाएगा, इसको हटा दो, तो टी पी वी क्यू, टी पी वी क्यू ऐसे करके बन जाएगा। तो उसने पूछा टी की परीक्षा किस दिन है, तो टी की परीक्षा मंडे सोमवार को है, सोमवार ऑप्शन 2 में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखें, कोडिंग का सवाल है। कहता है यदि रामायणा को लिखा है ये, तो ग्रंथ को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, देखते ही एक बात समझ में आई कि देखो a+1b लिखा है ना, n+1o लिखा है, a+1b है, y+1z है, a+1b है, m+1n है, a+1b है, r+1s है, पीछे से +1 हो रहा है, रिवर्स कोडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही इसमें कर देंगे, तो पीछे से कोडिंग प्लस करनी है, +1 करेंगे h में, तो यहां लिखेंगे i, अब i से सारे ही शुरू है, t+1u, आई यू से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है, इसके बाद n+1o, तो o से ये शुरू है, ये अच्छा दोनों ही शुरू है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, a+1b, तो o के बाद b इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा c क्यों b बनेगा, आपके सामने है, ठीक है। चलिए अभी देखिए सवाल किसका है, श्रृंखला का। नोटिस करिए कि 720 एक बहुत बड़ा नंबर था जहां से श्रृंखला शुरू हुई, और 6-7 स्टेप में 6 तक रह गई, वो 6 तक, यानी कि स्पीड में घटा है नंबर। स्पीड में कोई श्रृंखला घटती है तो चांसेस माइनस के नहीं होते, बल्कि डिवाइड के होते हैं, कि जरूर कुछ डिवाइड किया होगा तब जाकर ये बना होगा, ठीक है। अभी देखो क्या समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे 720 को 720 लिखा है, यानी कि इसमें मैं यदि गुणा 1 का कर दूं, कि सर आप तो डिवाइड कर रहे थे, भैया डिवाइड ऐसे भी तो हो सकता है, 1/1 गुणा कर रहा हूं मैं किसका, 1/1 का गुणा कर रहा हूं इसमें किसका, 1/1 का, 1/1 मतलब 1, 720 एकम 720। मुझे ऐसा इसलिए पता चल गया, मैंने देख लिया कि 360 जो है ना वो 720 का आधा है, यानी कि इसमें गुणा हुआ है 1/2 से, ठीक है, तभी तो आधा हुआ। अब यहां कितने का गुणा हुआ है, तो 3, 1/3 का, 1/3 का गुणा करूंगा तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 0, तो यहां गुणा 1/4 का होगा पक्का, लगाइए 4 का भाग, 4 तिया 12 30 हो गए। यहां गुणा 1/3 का, सॉरी 1/5 का होगा, हाँ सर 5 6 30 सही है, तो यहां गुणा 1/6 का होगा, तो 6 से 6 कट गया, 1 आ जाएगा, एक ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल आया है श्रृंखला से, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, सतत श्रृंखला, आपको बताना है इन खाली स्थानों की जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, सॉरी ब्लैंक्स। तो आपको ये गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बताना है बेटा मेंस के लिए, हाँ मेंस के लिए तो है ही है ये क्लास, देखो ये लिखा हुआ है, कितने थे ये, 20 थे, तो हम इन्हें कितने कितने के पार्टीशन में तोड़ सकते हैं, मतलब कितने कितने थे, 20 थे, दोबारा गिनना पड़ेगा, मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ही है, 4 के टुकड़े करते हैं पहले, जैसे ये 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4,
पहला लेटर ए है, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर बी है, फिर ए है। ए है, बी है तो ए हो सकता है, फिर इधर बी हो सकता है, फिर इधर ए। सेकंड लेटर बी है तो ये भी बी हो जाए, ये भी बी हो जाए, ये सी है। नहीं तो 4 से बन ही नहीं रहा इसका मतलब। 5 से बनाओ। 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन। पहला लेटर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए। ये 5 से भी नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, किससे हो रहा है फिर? 7 से करूं? 3 4 5 6 7 पार्टीशन, 2 3 4 5 6 7 पार्टीशन, 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर वो 6 रह गए, रह जाने तो कोई बात नहीं है। पहला लेटर ए है तो क्यों ना इसको भी ए कर दूं। गड़बड़ हो रही है तो क्या आएगा? थर्ड। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है थर्ड। ऐसे कैसे? कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इसमें? हम्म कोई मिस्टेक कर रखी हो ऐसे, इसकी वजह से पकड़ में ना आ रहा हो। चलो ऑप्शन रख के देखते हैं फिर। पहला ऑप्शन रखो, डबल ए बी सी ए, डबल ए बी सी ए, डबल ए बी सी ए, बी डबल सी ए बी, बी डबल सी ए बी। भैया इस बी के लिए जगह कहाँ है? यहाँ खाली स्थान, यहाँ कुछ रहा होगा, यहाँ भी एक खाली स्थान रहा होगा जरूर, यहाँ भी एक खाली स्थान रहा होगा, यही मिस्टेक है। अब क्या बनना है बताओ? ए बी ए डबल बी, सी ए सी, ए सी। नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन उठाओ। पहली बात तो यहाँ पे ना आप एक ब्लैंक लगा लो, एक ब्लैंक लगा लो, ये 21 हो गए, अब ध्यान रखिएगा। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, डबल ए सी बी ए, डबल ए सी बी ए, डबल ए सी बी ए, सी ए बी बी सी, सी ए बी बी सी। अच्छा नहीं है इसका मतलब, ये नहीं है। अब देखना जरा, मुझे लग रहा है ऐसे बन रहा है, देखो ये ए बी ए सी बी सी। ना भाई इसमें कुछ मिस्टेक तो है। देखो खाली स्थान गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कहीं मिस्टेक हुई है। इसे छोड़ दीजिए, दिमाग मारने से कोई फायदा नहीं होगा, समय ही बर्बाद हो रहा होगा। ठीक है। विजय कुमार पटेल का समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? बेटा ये बताओ कि आप एसएससी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट हो? यदि नहीं तो नहीं आ रहा होगा, आप उस बैच को पढ़ो जिसमें आपने एडमिशन लिया है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए सिट। ये पजल का सवाल फिर से आ गया एक और। क्या कहता है? 6 व्यक्ति हैं, ए सी क्यू आर टी वाई का जन्म एक वर्ष में 6 अलग अलग महीनों जनवरी अप्रैल मई अगस्त सितंबर दिसंबर में हुआ था। तो सबसे पहले तो महीनों के नाम ही लिखने पड़ेंगे मुझे लगता है। कहाँ से शुरू हुआ है? जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। इनमें जन्म हुए हैं, इन लोगों के इनमें जन्म हुए हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन को। बेटा बेसिक नॉलेज के लिए ना बेसिक क्लास पढ़ी जाती है, ये तो एडवांस क्लास है मेंस की। वीर सिंह पवार, ठीक है। शुभम कह रहा सर तुम्हें सिखाना नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है मे बी। हाँ जी, कहता है ए और वाई के बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए, तो आपको क्या करना है? ए और वाई के बीच में 3 व्यक्ति रखने हैं, 1 2 3। अब आप कहोगे सर ए वाई की जगह और वाई ए की जगह नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसने कहा ए का जन्म वाई से पहले हुआ है, तो वाई से पहले ए का जन्म हुआ है, तो अब ये जगह चेंज नहीं करेंगे। कहता है सी और ए के बीच कोई पैदा नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि सी और ए लगातार आने हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, इनके बीच कोई पैदा नहीं हुआ।
सी और आर के बीच दो व्यक्ति का जन्म हुआ, तो सी और आर के बीच दो व्यक्तियों का जन्म लिख दीजिए और ये दोनों भी आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। क्यू से पहले टी का जन्म हुआ, तो क्यू से पहले टी का जन्म हम दिखा देते हैं, तुरंत पहले नहीं बोला, ये ध्यान रखना। क्यू से पहले टी का जन्म हुआ, तुरंत पहले हुआ ऐसा नहीं बोला, ठीक है। क्यू से पहले टी का जन्म हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमें बताना है मई में कौन पैदा हुआ था, ये बताना है। तो अब मुझे एक बात बताइए, कैसे व्यवस्था बन सकती है, जैसे ए, फिर तीन व्यक्ति, फिर वाई। मान लो मैंने यहाँ ए रख लिया, उसके बाद एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, यहां पर मैंने वाई रख लिया। कि सर जरूरी है क्या ऐसे ही रखा जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप ए को यहां रख लेते, फिर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति छोड़कर वाई को यहां रख लेते? हो तो सकता ही था ना ऐसा भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दीजिए क्योंकि ये तो हमने सेट कर दिया वहां। अभी ए और सी के बीच में गैप नहीं आना, तो देखो सी यहां पर आएगा पक्का पक, तभी ए और सी के बीच में गैप नहीं आएगा। लेकिन यहां पर सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब ये हो गया खत्म। सी और आर के बीच में दो आने हैं, तो देखो यहां पर देखें ना, तो हम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहां आर आए, तभी तो सी और आर के बीच में दो आएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, ये सी है तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहां आर आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सी गलत होगा इसका मतलब। अच्छा, मान लो ये सी सही है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहां पर आर आ जाएगा। लो, सी और आर के बीच में दो व्यक्ति आ गए। क्यू से ऊपर टी है, अभी क्यू से ऊपर टी है तो क्यू यहां रख लो, ऊपर ले जाकर कहीं पर टी रख दो, लो बन गया, ठीक है। हेमंत करें सर, मैं बीएसएफ एससीएम का स्टूडेंट हूँ, मेरी समझ में तो आ रहा है, आपकी क्लास कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। उसने कहा निम्नलिखित में कौन मई में पैदा हुआ, तो मई में पैदा हुआ टी, टी दिया है इन दी ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, राइट है। चलिए अगला सवाल देखें, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है। क्या कहता है सवाल? कहता है विशिष्ट कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को लिखा है ये, तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो भाई देखो, इसकी जो स्पेलिंग है वही यहां पर है, बस पहचानने की जरूरत है कि इंस्टीट्यूशन आपने तो ऐसे लिखा, इन भाई साहब ने ऐसे लिख दिया पीछे से, इंस्टीट्यूशन पढ़ लो। आपने परफेक्शन को ऐसे लिखा, ये भाई साहब ऐसे लिखेंगे, ये पी, ये ई, ये आर, एफ, ई, सी, टी, आई, ओ, एन, परफेक्शन। पीछे से लिखना शुरू करेंगे, है ना। एन आएगा सबसे आगे, एन ओ आई टी सी ई, एन ओ आई टी सी नहीं है, एन ओ आई टी सी ई है, एन ओ आई टी सी ई नहीं है, एन ओ आई टी सी ई है, एफ भी है, आर भी है। यहाँ सेकंड वाला चेंज करेगा, सेकंड वाले में ई चाहिए, ई इसमें है, इसमें नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, बट ये सेंटेंस बेस्ड कोडिंग है, जिसे आप चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं कई बार। कहता है ही इज माई फ्रेंड का कोड है 5692, माई आंट इज इल का है 7635, फ्रेंड इज इल का है 627। तो कह रहा है आंट को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई देखो, आंट कहां पर है कि सर इसमें, कहीं और आंट आई है? नहीं आई है। तो अब इसके अड़ोसी पड़ोसी की हत्या करनी होगी, उन्हें हटाना पड़ेगा यहां से अड़ोसी पड़ोसी को। जैसे माई इसमें है, इज इसमें है, माई इसमें है, इज इसमें है, तो इन दोनों के कोड में कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूं 6 कॉमन है दोनों में, मैं देख पा रहा हूं 5 कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब माई और इज का कोड निकल गया 6-5। अब देखो उसमें इल है, तो इल इसमें भी है सर, इल इसमें है तो इसमें भी है, तो इसके कोड बचे हैं 7-3। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है कि सर 7 और 7, इसका मतलब इल का कोड 7 निकल गया, तो आंट का अपने आप बच गया 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ पाए बात को? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो आप देख रहे हैं श्रृंखला का है, लेटर की सीरीज है, और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि असतत श्रृंखला।
इसमें आपको ABCD के नंबर्स और अपोजिट यदि अच्छे से याद है तो कोई रोक नहीं सकता इसे करने से, आपको कर ही लेंगे आप। SSC GD के स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। संदीप विश्वकर्मा, K+1L, L+1M+1N+1O होगा, O से शुरू सारे हैं इन दो को छोड़कर। अब मैंने देखा सेकंड लेटर तो आई सेम है ना, तो मैं क्यों चेक करूं सेकंड, मैं तो थर्ड करूंगा। C+1D+1E+1F+1H आएगा, सॉरी G आएगा, G F+1 G आएगा। तो G इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो हम उतना ही काम करेंगे जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सुबह रीति पूरब की ओर चलती है और अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है। वह संजू की परछाई उसके दाईं ओर देखती है। संजू किस दिशा में आ रहा था? सबसे पहले हमको सोचना है कि उसकी परछाई बनी कैसे होगी, सूर्य की रोशनी से ही तो। और सूर्य कहां से निकला होगा? सर सुबह की बात हो रही है, तो सुबह तो सूर्य पूरब से उदय होता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब सूरज पूरब से उदय हुआ और रीति पूरब की ओर चलती है, पूरब की ओर चला दी हमने, कौन? रीति पूरब की ओर चला दी। और अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है, सामने से नहीं बोला, कह रही है किसी दिशा से आते हुए देखती है, ठीक। वह संजू की परछाई उसके दाईं ओर देखती है, मतलब संजू की परछाई वो अपने दाईं ओर देखती है कि संजू के दाईं ओर देखती है? शी सीज संजू शेडो टू हर राइट, अच्छा उसके खुद के राइट में, हर राइट मतलब संजू कुछ ऐसे आ रहा होगा कि उसकी परछाई उसके राइट में पड़ रही थी। इसका मतलब संजू आएगा ऐसे करके, नीचे को मुख करके, ऐसे करके आ रहा होगा। इस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, हर राइट नहीं होगा, संजू के राइट पर। संजू ऐसे आ रहा होगा, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसकी परछाई इधर बनेगी, यानी कि संजू के राइट पर, संजू के राइट पर, संजू के राइट पर देखती है। संजू किस दिशा से आ रहा है? तो संजू आ तो उत्तर से रहा है और जा दक्षिण में रहा है तो उत्तर से आ रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा इसमें एक करेक्शन कर लेना, शी सीज संजू शेडो टू हेज, हेज कर लेना इसे, हेज। हिंदी में तो क्लियर हो रही है बात, वह है संजू की परछाई उसके दाईं ओर देखती है, अपने दाईं ओर नहीं, उसके, यानी कि संजू के। समझ में आई बात कि नहीं? बेटा शब्द पढ़ लो, संजू किस दिशा में जा रहा है पूछा जाता, तो संजू किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण में, तो ये आंसर आता। बट उसने ये नहीं पूछा किस दिशा में जा रहा है, उसने पूछा संजू किस दिशा से आ रहा है, तो आ तो ऊपर वाली दिशा से रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है कि सर उत्तर। आई बात समझ में? फंसाने वाला सवाल है। किस दिशा में जा रहा है ये नहीं पूछा है, किस दिशा से आ रहा है ये पूछा है, तो वो उत्तर से आ रहा है। अगला सवाल, V X Y और Z ताश खेल रहे हैं, X Y के बाएं हैं। अच्छा एक काम करो, पहले ये बताओ ये ताश जब खेलेंगे तो एक टेबल पर बैठे होंगे कहीं, मतलब चौकोर जगह पर बैठे होंगे, और ये चार लोग हैं तो 1 2 3 4 ऐसे बैठे होंगे। V X के बाएं हैं, जैसे ये X है उसके बाएं V यहां आ जाएगा, और V Z के दाएं हैं। अच्छा V X के बाएं बोला था ना, मैंने गलत पढ़ लिया है, X Y के बाएं हैं, गलत पढ़ लिया मैंने, X Y के बाएं हैं X, V Z के दाएं हैं, तो V Z के दाएं, Z के दाएं V यहां आ जाएगा। अगर X पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो हमने गलत कर दिया मामला, इसमें दिशा दी हुई है, दिशा दी हुई है तो आप X को यहां बिठाओ, तभी तो उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा। अच्छा X Y के बाएं है तो Y यहां होगा,
y के बाएं x आ गया। v z के दाएं है तो z यहां होगा, उसके दाएं यहां पर v आ गया। अब ठीक बन गया। अगर x पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, हाँ सर बैठा है, तो v किस दिशा में मुख करके बैठा है, तो v का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर में। ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अगला सवाल देखेंगे। सवाल आता है ब्लड रिलेशन से। कहता है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। रेखा शरद की मां है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? चलो सिंपल सी बात, गंगा के विशेष प्रिय राम रेखा है। बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है? राम और रेखा। मतलब ये क्लियर हो गया कि गंगा के 2 बच्चे तो हैं ही हैं, एक तो राम है और एक रेखा, ये विशेष प्रिय है। और भी हो सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। रेखा शरद की मां है तो रेखा को मां बनाएंगे, किसकी? शरद की। तो शरद को यहां पर लेकर आते हैं, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो शरद अपने मामा मिथुन का प्रिय है, तो इसका एक भाई और होगा जिसका नाम होगा मिथुन, तभी तो वो शरद का मामा लगेगा, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं। मुझे लगता है इन बच्चों की जो मां है ना गंगा, इन्होंने शादी की होगी रामलाल से, ऐसा लगता है मुझे, तभी तो वो मुखिया बनेंगे परिवार के। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है रामलाल से ही शादी की हो गंगा ने, छोड़ दो अभी आप इसे। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। अच्छा, गोपाल की शादी करवानी है गंगा से। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। अभी उसने कहा था कि रामलाल मुखिया है और उनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल मोहन है, तो रामलाल यहां होंगे और उनके उत्तराधिकारी एक तो गोपाल हो गए, एक मोहन होंगे, मोहन यहां आ गए। ठीक है। अच्छा, उसने कहा था कि गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, उनके 3 बच्चे हैं। देखना इनके 3 बच्चे आ गए, हाँ जी आ गए सर। मिथुन का मोहन से संबंध क्या है? मिथुन के पिताजी हैं गोपाल और पिताजी का भाई है मोहन, तो मिथुन इनका कौन लगेगा? भतीजा। भतीजा लगेगा भाई, क्या लगेगा? भतीजा। भतीजा ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। आप करना लगोगे सब चाचा, मोहन चाचा लगते हैं मिथुन के। लेकिन उसने ये तो नहीं पूछा कि मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, उसने पूछा मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो मिथुन भतीजा लगेगा किसका? मोहन का, जो ऑप्शन में नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ, ये क्लास बाद में रहेगी। सौरभ यादव बताओ क्या कह रहे हो? ये निर्देश है, जे आर का पिता है, निम्न में से कौन सा समीकरण इस बात की पुष्टि करेगा? जे आर का पिता है, तो भैया देखो, यदि जे को आर का पिता बनना है, तो जे को आर का पिता बनना है तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ये जे है, ये आर। पढ़िए, हैश का मतलब है बहन, मेरी बहन के बाद प्रतिशत का मतलब है भाई, मेरी बहन का भाई मेरा भाई, मेरे भाई के बाद डॉलर का मतलब पिता, मेरे भाई के पिता मेरे पिता, मेरे पिता के बाद एट दी रेट का मतलब पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ। मुझे चाहिए थे पिता, जे पिता बन जाए, तो नहीं बने, हटाइए। जे आर का पिता है कौन बताता है? ऐसे करके आइए। हैश का मतलब क्या है कि सर बहन, बहन के बाद प्रतिशत का मतलब है भाई, मेरी बहन का भाई मेरा भाई, मेरे भाई के बाद डॉलर का मतलब है पिता, मेरे भाई के पिता मेरे पिता, तो जे पिता हो गए मेरे, मतलब आर के। करेक्ट है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। समझ में आई बात कि नहीं? भीमसेन कह रहे हैं सर जी मिथुन का संबंध था तो मिथुन के चाचा ही तो हुए। बेटा दोबारा से पढ़ना सवाल को, उसने क्या पूछा है। मैंने आपको वहां पर ही जाकर 3 बार बताया था कि आप चाचा मत बता देना, क्योंकि उसने क्या पूछा है, जाकर दोबारा देखिएगा। क्लास का टाइम बेटा 1 बजे से है। सौरभ यादव, चलिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 4 व्यक्ति के हिसाब से बैठे हैं। PQRS एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ये पंक्ति है 1 2 3 4, इसमें बैठेंगे PQRS, दक्षिण की तरफ देखेंगे। दूसरी पंक्ति है 1 2 3 4, इसमें कौन है? LMNO,
LMNO। ठीक है, अब पढ़ते हैं सवाल को। उसने क्या कहा, L पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो भैया L इस वाली पंक्ति में आएगा ना, तो बायां छोर इसका यही होगा ना, L यहां पर आ गया, और उसका मुख R की ओर है, तो R की तरफ मुख कर दिया। जो उसके ठीक विपरीत बैठा है, हाँ तो विपरीत तो बैठा ही है। P R के बाएं दूसरा है, R नीचे देख रहा है, उसका बायां 1 2, दूसरे स्थान पर कौन आ गया, केसर P। और O के ठीक विपरीत है, O के ठीक विपरीत कर दिया। M उनकी पंक्ति में दाएं छोर पर है, तो M इस पंक्ति में आएगा ना, दायां छोर इधर है तो यहां पर आ गया M। और S के ठीक विपरीत है, तो S के ठीक विपरीत कर दिया M को। Q के ठीक विपरीत कौन है, पहले ये बताओ Q बैठेगा कहां, ऊपर वाली पंक्ति में यहां बैठेगा, तो इसके ठीक विपरीत यहां कौन बैठेगा सर, N बच रहा है वो बैठेगा। Q के ठीक विपरीत N है, ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। लीजिए अगला सवाल, रैंकिंग चैप्टर का है। सवाल कहता है कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पे होगी। बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो शुरू से जितने नंबर पे होता है अंत से भी उतने ही नंबर पर होता है, यानी कि वो प्रारंभ से 9वीं है तो अंत से भी कितनी होगी, 9वीं। नहीं समझ में आई बात आपको। जैसे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो मध्य वाला व्यक्ति को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये बीच में जो ए बैठा है ये लेफ्ट से कितने नंबर पे है, कि सर 1 2 तीसरे नंबर पे है। सर राइट से कितने पर है, कि सर 1 2 3 तीसरे ही नंबर पर है। मध्य वाला व्यक्ति जो लेफ्ट से बनेगा वही राइट से बनेगा, जो प्रारंभ से बनेगा वही अंत से भी बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है, थम्स अप कीजिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिटिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कहता है 5 लड़कियां हैं DLNO तथा Q एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। ठीक है, दक्षिण नीचे की तरफ, ध्यान रखना नीचे की तरफ। L O के दाएं दूसरे स्थान पर है, जैसे नीचे देख रही है O, ठीक है, नीचे देख रही है तो उसका दायां इधर चलेगा, तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर है कौन, L, O के दाएं दूसरे स्थान पर। Q D के तुरंत दाएं बैठी है, छोड़ दो। Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां बैठी हैं, छोड़ दो। यदि छोड़ ही दोगे तो फिर बनाओगे क्या। Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां बिठानी हैं, तो Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां ऐसे बिठा लो, चलो Q इधर, ऐसे करके N को ले आओ। Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां हो गई। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, एक मिनट रुकना, मैं भूल गया क्या था स्थिति, क्या स्थिति थी, मैं तो यही भूल गया। L O के दाएं दूसरे स्थान पर है, O के दाएं दूसरे स्थान पर L आ गया, है ना। और अच्छा ठीक है, ये था स्थिति, ये थी L O के दाएं दूसरा है। मैंने एक कंडीशन और बना दी, O के दाएं दूसरा हमने L को ऐसे करके बैठा दिया। ठीक है, अब उसने कहा Q D के तुरंत दाएं है, छोड़ दो। Q तथा N के मध्य 2 लड़की है, जैसे ये Q है और यहां पर मैंने N बिठा दिया, तो Q और N के मध्य 2 लड़कियां हो गई कि नहीं। या फिर ये Q है, मैंने यहां पर N बिठा दिया, तो Q और N के मध्य 2 लड़कियां ऐसे भी हो गई। अच्छा, ये 5 लड़कियां थी, आप देखो 1 2 3 4 5 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 कंप्लीट। कहता है Q D के तुरंत दाएं बैठी है। Q जो है वो D के तुरंत दाएं है क्या, नहीं सर O के तुरंत दाएं है, तो ये गलत है, तो गलत तो ये भी है, Q D के तुरंत दाएं है। गलत कैसे हो रहा है, इसका मतलब हमने गलती यहां से की है, यहां से बना है। Q D के तुरंत दाएं है, जैसे ये D नीचे देख रही है, उसके तुरंत दाएं Q यहां पर आ जाए, पहले ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां हैं। अब देखो एक केस और बना लो ऐसे करके, Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां ऐसे आ सकती हैं, Q तथा N के मध्य 2 लड़कियां ऐसे भी आ सकती हैं। और क्या था,
क्यू डी के तुरंत दाएं बैठी है, वो तो बिठा ही दिया। क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़के, ठीक है। एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। जैसे ये 5 हो गई ना, ओ के दाएं दूसरा एल नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि 6 हो जाएंगे फिर। ओ के दाएं दूसरा, ओ यहां है, उसके दाएं 1 2 नहीं आ पाएगा। ओ के दाएं दूसरा, ओ यहां पर है, उसके दाएं दूसरा 1 2, एल यहां आ जाएगा। ये गलत हो गया भाई, ये सही हो गया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। डी के दाएं कितनी लड़की हैं? डी नीचे देख रही है, उसके दाएं इधर कितनी लड़की हैं? कि सर 1 है। एक ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या खुशी, क्या हो गया मुझे? क्या हुआ है मतलब? कुछ नहीं हुआ है मुझे तो आज। नेक्स्ट देखेंगे एक और सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का ही, बट इस बार वर्गाकार व्यवस्था में बिठाने की बात कर रहा है। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं तथा उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है। इसका मतलब केंद्र के बाहर की ओर है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो आप एक वर्गाकार मेज बनाओ, है ना। इनफैक्ट मैं कहता हूं आप 2 बनाओ, कोई संभावना होगी तो इसमें दिखाएंगे। और उसने कहा कि 4 कोनों पर बैठेंगे और 4 भुजाओं के केंद्र पर यानी कि मध्य में बैठेंगे। अच्छा, ये सभी केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि ऐसे केस में लेफ्ट राइट अलग हो जाते हैं ना, आप जानते होंगे। ऐसे केस में लेफ्ट राइट अलग हो जाते हैं, बाहर देख रहे हैं ये सभी। अब सवाल को पढ़िएगा, क्या कहता है सवाल पढ़िएगा। सवाल कहता है ए एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं बैठा है, सी ई के ठीक दाएं बैठा है, जी ई के दाएं से 2 स्थान पर बैठा है, बी जी के ठीक दाएं बैठा है, एच बी के ठीक दाएं है, वगैरह वगैरह। मतलब मैं ये ढूंढ रहा था कहीं शायद कुछ ऐसा दिया हो, ये मध्य में बैठा है, कोने में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा ए एफ के ठीक दाएं, ए एफ के ठीक दाएं। जैसे ये एफ है, ठीक है, बाहर देख रहा है, उसके ठीक दाएं इधर ए आ जाएगा। ए एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं बैठा है, ई के ठीक बाएं बैठा है ए, तो ई यहां पर होगा, तो उसके ठीक बाएं आ गया। एफ के तो दाएं हो गया और ई के बाएं। बाहर देख रहे हैं, इसके लेफ्ट राइट अलग चलेगा, ध्यान रखिएगा। सी ई के ठीक दाएं है, ई का दायां उधर, सी यहां पर आ गया। जी ई के दाएं 2 स्थान पर, ई के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर जी। बी जी के ठीक दाएं, जी के ठीक दाएं इधर बी। एच बी के ठीक दाएं, बी के ठीक दाएं एच, और डी के ठीक बाएं, तो डी के ठीक बाएं आ गया। लो एक ही बार में खत्म हो गया। डी एफ के बाएं हैं, हाँ जी एफ के बाएं हैं डी। ए और डी के बीच कितने लोग हैं? तो ए और डी के बीच 1 लोग है, एक। अच्छा कौन है, मतलब ये पूछा है कौन है, तो वो एफ है। एफ आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? सिंपल सा सवाल था कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय सक्रियाओं का सवाल आया है आपके सामने। क्या करना होता है? जैसा कहे वैसा चिन्हों में बदलाव कर दीजिए और बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए। उसने कहा माइनस का अर्थ इनटू, तो जहां माइनस दिखाई दे इनटू लगा दो। प्लस का अर्थ डिवाइड, जहां प्लस दिखाई दे उसकी जगह डिवाइड लगा दो। डिवाइड का अर्थ माइनस, अब देखो डिवाइड इसमें मुझे लगता है ये रहा होगा, ये कुछ मिस्टेक करी है हमारे टाइपिस्ट ने, या ये रहा होगा, है ना। चलो मान लो ये डिवाइड रहा होगा, तो इसे मैंने माइनस कर दिया, डिवाइड का अर्थ माइनस हो गया। तो देखो माइनस का अर्थ इनटू था, तो इनटू यहां भी कर दीजिए। गड़बड़ कर रखी है इसमें, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, एक प्लस जरूर होगा। ठीक है, समय बर्बाद करने का कोई फायदा उसमें नहीं रहेगा, मैंने उसको छोड़ दिया है। अच्छा हेमंत कह रहा है एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद थे। कितने? 28। सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जैसे आदत होती है ना लोगों की, दोस्तों की या फिर कलीग्स की, आपस में हैंडशेक करते हैं, वही बात कह रहा है। मैं बेटा 1 से 2 लाइव आता हूँ और 3 से 4 यूट्यूब पर आता हूँ। हाँ जी, 28 व्यक्ति मौजूद थे। सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, लड़ाई चल रही होगी या कोविड चल रहा होगा,
तो बेसिकली 28 लोग थे, लेकिन 7 लोगों ने तो मना कर दिया ना हाथ मिलाने से, तो कितने लोग रह गए हाथ मिलाने वाले? 21। तो कह रहा है तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए? तो 21 लोग हैं जिनसे हाथ मिलाए हैं आपस में। बेटा हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, तो 21 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 21C2। इसको सॉल्व करने का तरीका आप जैसा भी जानते हो, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। जैसे 21 को 2 बार घटा दो, एक 21 को 2 बार घटा दिया सर। अब 2 को रेज कर दो, रेज मतलब 1 से रेज करना शुरू करो और 2 तक ले जाओ, और ये कट गया 10 बार। 21 गुणा 10 हो गया 210, आंसर आ गया। कुल मिलाकर हैंडशेक कितने हुए होंगे? 210, ऑप्शन सी। आप जानते हो एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, उसी को शॉर्ट में करा दिया है मैंने इसे। आप वैसे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें से पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। कच्चा आम और पक्का आम। अब आप कहोगे सर ये कौन से सवाल हैं? तो बेटा ये मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल हैं, गणितीय तर्क शक्ति के। तो उसने कहा जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। मैंने माना कच्चे आम थे x, तो पके आम उसके 3 गुने होकर हो गए 3x। यदि उसे कुल 68 आम मिले हों तो उनमें से कितने कच्चे थे? तो कुल कच्चे आम और पक्के आम जोड़ दिए जाएं तो उसको कुल कितने आम मिले हैं? 68। यानी कि ये 4x बराबर कितना हो गया? 68। 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 17। हमें चाहिए कच्चे आम, कच्चा आम x माना था, x की वैल्यू कितनी आई? 17 ही आई ना, तो 17 ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ बेटा ले सकते हैं मोनू। आगे बढ़िएगा। विद्यार्थी भाई और पुरुष के लिए एक सुइटेबल लॉजिकल करेक्ट डायग्राम बताइए। बताइए, विद्यार्थी भाई और पुरुष के लिए एक लॉजिकल या सुइटेबल डायग्राम बताइए। कह रहे हैं ए आएगा। बेटा ए नहीं आएगा, इसका आंसर आना चाहिए डी। क्यों पता है? जितने भी भाई हैं भाई, वो सारे के सारे भाई पुरुष तो होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप मुझे। सारे के सारे भाई क्या होंगे? पुरुष तो होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई तो पुरुष ही होते हैं। अच्छा, विद्यार्थी की रही बात, तो कुछ भाई विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ पुरुष विद्यार्थी हो सकते हैं। और विद्यार्थी पुरुष से बाहर क्यों चले गए? कोई महिला भी विद्यार्थी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई ये बात सभी के। चलिए अगला सवाल देखें इसी बात पर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलोगिज्म का सवाल है, कहता है कुछ z x है, कुछ z क्या है? x है। कुछ z को x ऐसे करके बना दें, कुछ wz है तो कुछ w को z ऐसे करके बना दें। निष्कर्ष, कुछ x w नहीं है। भैया स्टेटमेंट पॉजिटिव में निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलते, स्टेटमेंट पॉजिटिव में निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलते, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नहीं बेटा उसमें मेंस में नहीं आएगा, इसलिए नहीं है। नीतेश सांसी, फिर भी करा देंगे कभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल स्लॉक्स का है, कहता है कुछ एफ डी है, कुछ एफ क्या है? डी है। कहता है कोई ए डी नहीं है, कोई भी ए जो है ना वो डी नहीं है, डी से करवा दो उसकी लड़ाई। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ एफ ए हैं, क्या आपको कुछ एफ ए से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कहता है कोई डी ए नहीं है, हाँ सर जब कोई ए डी नहीं है तो कोई डी भी ए नहीं होगा, ये तो सही है। कह रहा कुछ एफ ए नहीं है, हाँ सर कुछ एफ जो डी से दोस्ती कर बैठे हैं वो ए नहीं होंगे, ये सत्य है, क्योंकि कोई डी ए नहीं है तो डी के अंदर आने वाले कुछ एफ भी ए नहीं होंगे, ये सत्य है। तो केवल सेकंड थर्ड सत्य निकल रहा है, ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है।
डी क्यों बताइए, डी क्यों भाई बताइए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल भी स्लॉक्स का ही है, अंतिम सवाल है आज की क्लास का, ध्यान से देखेंगे। कहता है सभी नीले काले हैं, सभी नीले क्या हैं, काले हैं। तो सभी नीले को हमें काला बनाना है, तो सभी नीले को हमने काला बना दिया, और सच में भी बना दिया, देखो आप। कहता है कुछ लाल काले हैं, तो हमने क्या किया, कुछ लाल को काला भी बना दिया, सच में बना दिया, देखो कुछ लाल को काला, रंग भी हमने वही ले लिया है। निष्कर्ष, सभी लाल काले हैं, सर सभी लाल काले नहीं है, कुछ हैं, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कह रहा है कोई लाल काला नहीं है, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव में निष्कर्ष नेगेटिव लगाए नहीं जाते, निकाले नहीं जाते, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो कृपया करके वो इस बैच को ना लिया करें। मतलब लो, समझ में आ रहा है तो खूब लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं पूरे चैप्टर्स को तब तक समझ में नहीं आएगा, उससे कुछ नहीं होगा। टीचर ही आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये समझा नहीं पा रहे, जैसे एक बच्चे ने कहा कि आप समझा नहीं पा रहे हो, मे भी हो सकता है कि उसे ना समझा पा रहा हूँ लेकिन सच्चाई ये है कि आपने नहीं पढ़ी है तो नहीं समझ में आएगा। और ये भी तो समझो कौन सा लेवल है मेंस का, और हमने बिल्कुल भी ना पढ़ी हो, सीधे मेंस की क्लास पढ़ें तो कैसे समझ में आएगा, आप बताओ तो मुझे, इसलिए कह रहा हूं। और जिन्हें समझ में आ रहा है, भले ही उन्होंने नहीं पढ़ी और समझ में भी आ रहा है, तो पढ़ो, मुझे क्या दिक्कत है, अच्छी बात है फिर तो। हाँ संदीप विश्वकर्मा ले सकते हैं बेटा, आपको पहले भी बताया था हमने। यूपी पुलिस के लिए बेसिक बैच बताइए, आ तो गया, लॉन्च हो तो गया 2.0, उसमें ले लीजिए आप। थैंक यू अनमोल, कह रहे हैं आप अच्छा पढ़ाते हो, आपके लिए। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पढ़ाऊंगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके समझ में ना आए, और यदि ऐसा लगता है आपको तो आप जाकर SSC RWSSC एग्जाम्स चैनल पे जाना, यूट्यूब चैनल पे नायक बैच देखना, या शोभे रीजनिंग बाय शोभेश सर नायक बैच सर्च कर लेना, मुझसे कोई सा भी टॉपिक पढ़ाना, फिर आकर मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, और वो भी मेंस लेवल की, इसलिए मे भी आपको लग रहा हो आपने रीजनिंग पूरी नहीं पढ़ी है तो कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।